मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स हैं। मल्टीप्लिकेशन बचपन से हम सीखते हैं, टेबल्स जो पढ़ते हैं। ये मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या है 6। और ये मैंने क्या लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर क्या है 24। ये जो आंसर आप कहते हैं ना, आंसर मैथ वाले इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल इसका नाम क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो आंसर आता है मैथ में उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। जो प्लस करने से आंसर आता है उसको सम बोलते हैं। 2 + 3 क्या है? 5 है। 5 इज द सम ऑफ 2 and 3। क्या मतलब हुआ? 2 और 3 को प्लस किया तो 5 आया। 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, यानी 2 and 3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया जो आंसर आया वो क्या है? प्रोडक्ट 6 है। सम इज 5, प्रोडक्ट इज 6। तो सम का मतलब है प्लस करना, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करने से उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, लिखना छोड़ो, मौलाना साहब लिखना छोड़ो, समझो। यहां मैंने 3 नंबरों को मल्टीप्लाई किया तो 24 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2, 3 and 4, यानी मैंने 2, 3, 4 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का आंसर। समझ गए? समझ गए। अब जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके 2 तरीके हैं। यहां में लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन। देयर आर 2 तरीके हैं। पहला तरीका डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। अब नाम समझ में आया प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि आंसर मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा ना, इसलिए नाम क्या है? प्रोडक्ट। अब 2 नाम है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर। देखिए जो मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा है इसको आप 2.3 भी तो लिख सकते हैं ना, तब भी मुराद मल्टीप्लिकेशन होती है। तब भी मुराद क्या होती है? मैथ में मल्टीप्लिकेशन ही होती है ना। अब अगर मैं वेक्टर को डॉट करूं वेक्टर से और आंसर स्केलर आ जाए तो डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है। वेक्टर मल्टीप्लाई बाय, लेकिन आंसर क्या आ जाए? स्केलर। तो इसके 2 नाम क्यों है? पहला नाम डॉट इसलिए कि बीच में डॉट लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर इसलिए कि जो आंसर आता है वो क्या आता है? स्केलर आता है। अब ये होता क्या है? फर्ज करें ए और बी 2 वेक्टर्स हैं। ए कोई एक वेक्टर है, बी कोई दूसरा वेक्टर है। ये मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, ए और बी। ठीक है, दोनों की ये हेड है, ये टेल है। टेल से टेल मिलेगी तब प्रोडक्ट डिफाइन होता है, टेल से। और ये दोनों के दरमियान कोई एंगल है, कुछ भी एंगल है, छोटा बड़ा कोई एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। फिर हम डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन का प्रूफ नहीं होता, डेफिनेशन का प्रूफ नहीं होता। इसका फायदा है वी डिफाइन, लिख लेना इससे बोल। वी डिफाइन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी इज द प्रोडक्ट। ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है 3 चीजों का। जिस तरह ये 3 है ना, नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, नंबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, नंबर 3 कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। जो हमने दोनों के दौरान एंगल लिया उसका क्या? कोसाइन। ये मैंने लिख दिया मैथमेटिकली। ए मल्टीप्लाई बाय बी, डॉट लगाया, इसका मतलब क्या? नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एरो नहीं लगाया ना, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एरो नहीं लगाया। कॉस ऑफ एंगल, ये फॉर्मूला हो गया ए डॉट बी का। ए डॉट बी का फर्ज किया ए का मैग्नीट्यूड 10 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है। यूनिट मैंने नहीं लिखी क्योंकि ए और बी मैंने पहले भी आपको समझाया था ये कोई वेक्टर्स हैं। फोर्स का वेक्टर होता तो मैं एफ नाम देता, वेलोसिटी का वेक्टर होता तो मैं वी नाम देता, एक्सेलरेशन का वेक्टर होता मैं, और फिर यूनिट भी वही लगाता। फोर्स के लिए न्यूटन, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड। अब हम कह रहे हैं कोई भी वेक्टर है, फोर्स होगा तो यूनिट न्यूटन होगी, वेलोसिटी होगा तो यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी। हमें अभी मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है, हमें तो मैग्नीट्यूड यूनिट से लेना देना नहीं है, अभी तो हमने मल्टीप्लिकेशन समझनी है। तो ए डॉट बी निकालें, फॉर्मूला लगाया ए बी कॉस थीटा, ए की जगह 10, बी की जगह 5, थीटा की जगह 30।
10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30, आप कैलकुलेटर से करें, आंसर आ जाएगा 43.3। आंसर क्या आ जाएगा 43.3। अभी सुने मेरी बात, कर लेना कैलकुलेटर से। 43.3 एक नंबर है, जिस तरह 24 एक नंबर है। 24 प्रोडक्ट है 2, 3 और 4 का। सुन रहे हैं सारे? 24 प्रोडक्ट है 2, 3 और 43.3 प्रोडक्ट है 10, 5 और cos 30 का। 10, 5 और cos, और ये 10 क्या है? A का मैग्नीट्यूड, 5 क्या है? B का मैग्नीट्यूड, 30 क्या है? कोसाइन ऑफ थीटा ना, तो कोसाइन ऑफ 30, तीन चीजों का प्रोडक्ट है, तो आंसर एक नंबर ही आएगा, और वो स्केलर है। नंबर क्या होता है? स्केलर, इसलिए नाम स्केलर है, नाम डॉट इसलिए कि बीच में क्या है? डॉट है। ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन इसका इस्तेमाल होगा हमारे यहाँ चैप्टर 7 में। कहाँ इस्तेमाल होगा? तो इसको तो हम यहीं पे रोक देंगे। अभी हम इसका अगला पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट, उसका इस्तेमाल है चैप्टर 5 में, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 5 को समझने के लिए। ये उतार लें, किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लें, समझ में नहीं आया तो पूछ लें। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर से और रिजल्ट भी वेक्टर हो, रिजल्ट भी, इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। बीच में इसीलिए क्रॉस है, नाम क्रॉस क्यों है? बीच में क्रॉस। नाम वेक्टर क्यों है? कि आंसर वेक्टर होगा। आंसर क्या होगा? स्केलर नहीं होगा। वेक्टर की मुकम्मल डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और, अब A क्रॉस B एक वेक्टर होगा, हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा कि क्या है, और उस वेक्टर की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो मैंने लिखा क्या है? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी मैं। A क्रॉस B एक नया वेक्टर होगा, अगर A और B की बात कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B, A क्रॉस B एक नया वेक्टर होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो अगेन प्रोडक्ट होगा। उसी तरह तीन चीजों का मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ कोसाइन की जगह साइन। अब A क्रॉस B का सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसलिए मॉड लगा दिया। A डॉट B तो है ही स्केलर, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग बताने की जरूरत, इसलिए हमने मॉड नहीं लगाया। यहां मॉड लगाना जरूरी है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, अभी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, मॉड का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, जो मैंने लिखा भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B तीन चीजों का प्रोडक्ट है, अगेन A B और साइन थीटा, A B और वही वैल्यूज ले ली जो मैंने ली थी, A की जगह 10, B की जगह 5, थीटा क्या है? 30, तो आंसर आ जाएगा 25। सही है? अगेन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, अभी मैंने डायरेक्शन भी निकालनी है, तब वेक्टर बनेगा, वरना वेक्टर नहीं बनेगा। डायरेक्शन के लिए दो रूल्स हैं, राइट हैंड रूल या स्क्रू रूल। अब इन दोनों को समझने से पहले आप ये समझ लें प्लेन क्या होता है। प्लेन मैथमेटिक्स में प्लेन क्या होता है? प्लेन, PLANE, प्लेन क्या होता है? बताएगा कोई? चैप्टर 4 जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होना चाहिए। टू डायमेंशन फिगर है, नहीं तरीके, टू डायमेंशंस की जो शेप होती है उसको कहते हैं प्लेन। देखिए आपकी जो डायमेंशंस का मतलब है डायरेक्शंस ना, आपकी रियल लाइफ में 3 डायरेक्शंस हैं, रियल लाइफ में 3 डायरेक्शंस हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूँ इस कमरे के हिसाब से अगर देखें, इस कमरे के हिसाब से मैं जो है यूं चल सकता हूँ, यहाँ से चल के उधर खिड़की तक पहुँच सकता हूँ पीछे, ये एक डायरेक्शन है, एक डायमेंशन है। मैं यूं चल सकता हूँ, ये डायरेक्शन ये रही, ये जो ब्लू एरो है ये वाली डायरेक्शन है। मैं यूं चल सकता हूँ, ये मेरी क्या है? दूसरी डायरेक्शन है। और मैं अगर स्पाइडरमैन बन जाऊँ, रस्सियाँ पकड़ के चढ़ने लग जाऊँ, तो मैं ऊपर नीचे भी
ये तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे हैं, जो आपके एक्सेस भी होते हैं। नॉर्मली आप जब ग्राफ बना रहे होते हैं, इसको इधर ले लूँ बल्कि, तो आप इसको क्या कहते हैं x, इसको क्या कहते हैं y। जब ग्राफ बनाए थे मैट्रिक में तो हमने कहा था ये x है ये, लेकिन रियल लाइफ में थर्ड भी है x, y और z। कभी कभी इसको x कह देते हैं, लेकिन बहरहाल आप अगर वही ग्राफ को याद रखें तो ये x है, ये y है और ये z है। सुन रहे हैं मेरी बात, देख रहे हैं? अगर मैं ये z हटा दूं, बाकी क्या बच गया? x और y मिल के जो शेप बनाएंगे वो प्लेन है। ये जो मेरा बोर्ड है, इसमें मैं x में जा सकता हूं और इसमें मैं z में नहीं जा सकता। कमरे में जा सकता हूं z में, कमरे में तीसरी डायरेक्शन है, मेरे वाइट बोर्ड में तीसरी डायरेक्शन नहीं है। मेरा वाइट बोर्ड प्लेन है, आपकी कॉपी का पेज प्लेन है। कॉपी के पेज में आप दो डायरेक्शन में जा सकते हैं, तीसरी डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो 2 डायमेंशन की शेप क्या होती है? प्लेन। ये जो हमारा बोर्ड है या जो आपकी कॉपी का पेज है, ये एक प्लेन है। ये पूरी दीवार भी प्लेन है। अगेन दीवार में क्या x और ये एक प्लेन हो गया। वो जो पिछली वाली दीवार है वो भी यही प्लेन है, वो भी x और y है। अगर मैं अब ये वाला हटा दूं और ये वाला मिला दूं, x मैंने हटा दिया, y रह गया, और तो ये वाली साइड है या ये वाली साइड है, अगेन ये भी एक प्लेन है y में। और अगर मैं इस दीवार पे चलूंगा तो भी यूं जा सकता हूं और यूं जा सकता हूं, यूं नहीं जा सकता। अब मैं कहां चल सकता हूं? z में चल सकता हूं और y में चल सकता हूं, y में चल सकता हूं और z में चल सकता हूं। मैं x में, भाई लिखना छोड़ यार, ये बहुत ज़रूरी है। मैं वो इधर चल सकता हूं, किस में? z में, और मैं इधर चल सकता हूं y में, x में नहीं चल सकता। ऐसे ही। अच्छा, अब x दोबारा मैंने मिला दिया, y गायब कर दिया। अब कौन सा प्लेन बन गया? y और सॉरी x और z। मैं यूं चल सकता हूं और यूं चल सकता हूं, जो हम फर्श पे चलते हैं, x भी और। तो मैं अगर इस फर्श पे चल रहा हूं तो ये x z प्लेन है। चाहे मैं सीधा चलूं चाहे जैसे भी चलूं, लेकिन मैं इस प्लेन में चल रहा हूं। मेरी फर्श भी का भी यही प्लेन है, मेरे छत का भी यही प्लेन है। समझ में आ गया प्लेन? अच्छा, अब अगर मैं वही वापस आ जाऊं अपने एक्स वाई प्लेन पे, क्योंकि मेरा बोर्ड एक्स वाई प्लेन है ना, ये जो तीसरी डायरेक्शन है, ये जो तीसरी जो हमारा z है, वो इस पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर है। मैं कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करूं सीधी, वो हम अगर मैं इस पे पुट कर दूं या इधर पुट कर दूं या इधर, जैसे इन दोनों में परपेंडिकुलर है ना, सही है। यहाँ ये पूरा एक प्लेन है ना बीच में, ये पूरा वाइट बोर्ड है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी। तो जब ये 90 डिग्री है इन दोनों पे, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी। आप प्लेन से बाहर या प्लेन के अंदर कोई भी लाइन सीधी खींचोगे तो वो प्लेन पे क्या होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल। जब वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो प्लेन के अंदर जितनी चीजें उनके भी परपेंडिकुलर है। अगर मैं कहता हूं कि ये इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस ए और बी के भी परपेंडिकुलर है। समझ आई बात? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिल्में देखते हैं ना, देखते होंगे, ड्रामे भी देखते हो, उसको कहते हैं क्लाइमेक्स आ गया। अगर आपने ये पार्ट मिस कर दिया तो आपने समझे फिल्म देखी ही नहीं। क्लाइमेक्स जो इंतहाई इंपॉर्टेंट सीन होता है, तो ये क्लाइमेक्स है हमारे वेक्टर प्रोडक्ट का। ये क्या है? क्लाइमेक्स है। ये समझ गया तो बहुत सी चीज़ें समझ जाएंगी। तुम बीच में नहीं बोला करो, सर नहीं, मैंने कुछ और मेरे कानों में आया। जो मैं समझा रहा हूँ वो सुनो, अभी वीडियो भी बन रही है, ठीक है? तो क्लाइमेक्स है, ये जो मेरा थर्ड वेक्टर है, ये जो मेरी थर्ड डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ए और बी जिस प्लेन में है, मेरे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर कौन सी होगी? तीसरी डायरेक्शन। अगर एक्स वाई प्लेन में वेक्टर्स हैं तो जेड में वो क्या है? अगर वाई जेड में तो फिर एक्स होगा। इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा? एक्स। और अगर एक्स जेड है, एक्स जेड है, तो इन पे परपेंडिकुलर क्या होगा? वाई होगा। जो भी तीसरी डायरेक्शन है वो उस प्लेन पे क्या हो जाएगी? छत पे परपेंडिकुलर ये है ना, छत मेरा क्या है? एक्स और जेड प्लेन। ये मेरा क्या है? एक्स और वाई प्लेन। वो मेरा क्या है? वाई और जेड। 12। अब रूल तो यही है, रूल से भी निकाल सकते हैं। रूल क्या कहता है?
आप ए की डायरेक्शन में अपना हाथ फैला दो जो प्लेन है आपका, बस यही समझाता हूं, बाकी कल करेंगे। अपना हाथ जो है ना वो फैला दें, थोड़ी देर के लिए भिखारी बन जाए। ये हथेली की 4 उंगलियां एक साइड पे और ये अंगूठा अलग। आप एज्यूम करें कि जो ए बी का प्लेन है, ए बी के प्लेन पे ये जो जहां दोनों वेक्टर्स की टेल मिल रही है वहीं समझे एक लाइन बाहर निकल रही है, ये वो लाइन है, ये वो लाइन क्या है, बाहर निकल रही है, जो हमारी तीसरी डायरेक्शन है। अब मैं ए की डायरेक्शन में अपनी ये उंगलियां लेके जाऊंगा, ये रहा ए ना, और मैं इसको पकड़ने की कोशिश करूंगा इस लाइन को। कैसे? जहां मेरा थीटा है, यूं भी तो जा सकता हूं ना, यूं नहीं जाना है, थीटा वाली डायरेक्शन में। मैं ए से जा रहा हूं बी में थीटा की साइड पे, और इसको मैं पकड़नी, तो जहां मेरा अंगूठा है वहां मेरा ए क्रॉस बी है। अगर इसको ना भी रखो, ये समझाने के लिए ना भी रखो, तो मैं ए से बी को पकड़ रहा हूं। बेसिकली मैं किसको पकड़ना चाह रहा हूं? ये जो लाइन है जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, या ए और बी दोनों पे, तो ए से बी में आ रहा हूं, मेरा अंगूठा कहां निकल रहा है? आउट ऑफ द प्लेन। तो मैं कहूंगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। स्क्रू रूल क्या होता है? स्क्रू अगर आप सबने देखा हो, अगर कल मुझे याद रहा तो मैं ले भी आऊंगा, छोटे भी मिलते हैं बड़े भी, उसमें थ्रेड बने होते हैं, दंदाने। एक तो कील होती है, कील तो स्ट्रेट होती है, स्क्रू होते हैं जिसमें गोल गोल यूं घूम के जा रहा होता है। स्क्रू आप नॉर्मली लकड़ी में, एक लकड़ी में कोई चीज़ फिक्स करनी होती है तो स्क्रू यूज़ करते हैं। उस स्क्रू को अगर मैं घुमाता हूँ यूं, तो वो स्क्रू क्या होता है? अंदर जाएगा। अगर ये लकड़ी है और मैं इसमें यूं स्क्रू घुमा रहा हूँ, देख रहे हैं, तो ये स्क्रू क्या होगा? अंदर जाएगा ना। और अगर मैं यूं घुमा रहा हूँ तो स्क्रू बाहर आएगा। ये हम सबको पता है, कभी ना कभी स्क्रू को देखा भी होगा, यूज भी किया होगा। तो स्क्रू रूल भी यही कहता है, आपने अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए से बी जाओ। हेलो, ए से बी जाओ, ए से बी जाना है। ए से बी जाने के लिए मैं यूं घुमाऊंगा या यूं घुमाऊंगा? यूं घुमाऊंगा। जब यूं घुमाऊंगा तो स्क्रू क्या होगा? बाहर आएगा। तो ए क्रॉस बी भी बाहर आएगा। दोनों रूल एक ही चीज बताएंगे, या तो राइट हैंड रूल याद रख लो या तो स्क्रू रूल याद करो। राइट हैंड रूल क्या कहता है? ए की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां फैला दो और बी की डायरेक्शन में इनको घुमाओ। एक यहाँ लाइन है, समझो, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, अंगूठा बताएगा ए क्रॉस बी, अंगूठा बाहर आ रहा है। स्क्रू रूल क्या कहता है? ए से बी स्क्रू को घुमाओ, तो ए से बी अगर घूमेगा तो यूं घूमेगा, यूं भी क्या होगा? स्क्रू बाहर आएगा। तो इन दोनों रूल की मदद से हमें पता चल गया कि ए क्रॉस बी इज आउट ऑफ प्लेन। बोर्ड है तो बोर्ड के प्लेन के, कॉपी है तो कॉपी के प्लेन के। अब एक आखिरी बात सुन लो बस, कल इसी से आगे बढ़ेंगे मजीद। अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना है, ए क्रॉस बी नहीं निकालना, बी क्रॉस ए निकालना है, सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। अब मुझे बी से ए आना है। देखिए, बी से ए आने के लिए कोई ये भी कहेगा सर यहां से चले जाने, फिर तो ये तो वही डायरेक्शन आ जाएगी, फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? देखिए, यहां नहीं चल सकते, ये जो एंगल है इस एंगल की डायरेक्शन में चलना है। एंगल मैंने ये लिया हुआ है, ये क्यों लिया हुआ है ये भी बताऊंगा। ये एंगल है, ये मेरा एंगल नहीं है, मैं यूं नहीं जा सकता, मैंने ऊपर से नीचे आना है। अब जब मैंने ऊपर से नीचे आना है तो मैं हाथ अपना फिर चेंज करना पड़ेगा। यूं तो मैं ऊपर से नीचे नहीं घुमा सकता ना उंगलियां, मैंने हाथ यूं कर लिया। अब अगेन जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? इनटू द प्लेन। स्क्रू के लिए भी क्या करेंगे? बी से ए अंदर जाएगा। तो जब पहला वेक्टर होगा उससे दूसरे वेक्टर की जानिब आएंगे। ए क्रॉस बी होगा तो ए से बी जाएंगे, बी क्रॉस ए होगा तो बी से। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, ये उतार ले।